आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में आज हम सभी साइंस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम है डीएनए और आरएनए। इससे संबंधित एसएससी, रेलवे और व्यापक की अन्य सभी परीक्षाओं में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की संभावना है। अभी जो जीडी का पेपर हुआ था उसमें भी क्वेश्चन देखने मिले हैं इस टॉपिक से। तो आज हम सभी डीएनए और आरएनए को काफी विस्तार से पढ़ने जा रहे हैं और ऐसा पढ़ेंगे कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम सभी स्टार्ट करते हैं और हमारे टॉपिक का नाम है डीएनए और आरएनए। तो हम सभी शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डीएनए और आरएनए और करते हैं हम डीएनए और आरएनए। और जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। आपका बहुमूल्य समय ही सब कुछ है। तो अपन पहले इसमें से देखते हैं डीएनए और आरएनए। तो हम स्टार्ट करते हैं डीएनए। पहला स्टेप क्या हम कर रहे हैं डीएनए। तो पहले अपन विस्तार से डीएनए को समझते हैं है क्या वास्तव में जी और जी कहाँ पाया जाता है। तो पहले अपन थोड़ा सा समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये क्या है केंद्रक। क्या है केंद्रक। आप सभी जानते हैं कोशिका 2 प्रकार की होती है और एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक अविकसित कोशिका होती है लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है जो विकसित होती है। इसलिए यूकैरियोटिक कोशिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है जंतु कोशिका और एक होती है पादप कोशिका। अब जो गोलाकार दिखती है वो जंतु और जो चौकोर दिखती है वो पादप। और आप सभी को पता है कोई भी कोशिका है उसके अंदर क्या पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है केंद्रक। और केंद्रक है आप सभी जानते हैं जो ये धागेनुमा संरचना होती है इसे अपन बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं गुणसूत्र। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले इसकी हम थोड़ी सी आपको पृष्ठभूमि समझा सकते हैं समझा देंगे जिससे आप इस टॉपिक को काफी अच्छे से समझ पाओ। तो थोड़ा सा आप देखना केंद्रक में जो धागेनुमा संरचना होती है उस संरचना को गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की संख्या होती है वो कितनी जोड़ी होती है 23 पेयर में होती है। और पेयर ना देखें तो टोटल कितनी होती है 46। तो अपन समझते हैं आगे और क्या है। तो यहाँ पर देखना गुणसूत्र में जो धागेनुमा संरचना होती है उसको अपन क्या बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं गुणसूत्र। अगर अपन देखें तो मानव में ही गुणसूत्र होते हैं। ये इस आकार की जो संरचना नजर आती है उसे अपन बोलते हैं गुणसूत्र। यहाँ पर देखना एक व्यक्ति था जिसका नाम था जोहानसन। उसने सबसे पहले इस गुणसूत्र को थोड़ा सा खींच दिया। क्या कर दिया खींच दिया। तो ये बन गया अपना डीएनए। क्या बन गया डीएनए। और आगे उसने देखा तो उसने और उसे खींच दिया इस डीएनए को पकड़कर। तो ये बन गया अपना जीन। क्या बन गया जीन। तो आप सभी जानते हो ये इसकी संरचना है गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा खींच दिया तो ये क्या है डीएनए। डीएनए को और पकड़ के खींच दिया तो क्या है जीन। तो जो जीन होते हैं वो जीन का ग्रुप ही क्या कहलाता है डीएनए और डीएनए का ग्रुप क्या कहलाता है गुणसूत्र। अब डीएनए शरीर के अंदर क्या कार्य करता है क्या है जी। तो अपन थोड़ा सा समझते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल अपने कितने होते हैं 2। एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो यहाँ पर देखना पहले अपन डीएनए के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो डीएनए का पूरा नाम होता है वो होता है डाईऑक्सी। क्या होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। वहीं पर अपन देखें कि डीएनए एक कैसा पदार्थ है। तो एक कैसा पदार्थ है आनुवांशिक पदार्थ। डीएनए एक कैसा पदार्थ है आनुवांशिक पदार्थ। अब आनुवांशिक पदार्थ कैसा। तो डीएनए जेनेटिक्स पदार्थ है। जेनेटिक्स का मतलब होता है कि ये शरीर के अंदर होता है। अब ये शरीर के अंदर करता क्या है डीएनए। तो जो संतान जन्म लेती है माता के गर्भ में उस संतान को कौन बताएगा कि उस संतान की 2 आंखें होंगी। तो ये बाहर जो शरीर के अंदर बैठा रहता है उस संतान को बताने के लिए वो कौन है डीएनए। इस डीएनए ही बताता है कि उस बच्चे की 2 आंखें होनी चाहिए उस बच्चे के 2 पैर होना चाहिए। कौन बताता है डीएनए ही बताता है। तो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कौन करता है शरीर के अंदर डीएनए। कौन करता है डीएनए। आगे अपन देखें तो डीएनए का अवलोकन का अर्थ होता है कि संसार में सबसे पहले डीएनए को देखा किस व्यक्ति ने था। तो डीएनए को संसार में सबसे पहले
जिस व्यक्ति ने देखा था उसका नाम था कार्लसबर्ग, जिसे कहा जाता है कार्लसबर्ग भी बोला जाता है या फिर कार्लसबर्ग भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि डीएनए का अवलोकन करता किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, कार्लसबर्ग को। वहीं पर अपन डीएनए के बारे में आगे कुछ और तथ्य देखें तो एक तथ्य निकलता है कि लेकिन डीएनए का जनक किसे कहा जाता है, यानी सर्वाधिक जानकारी किस व्यक्ति ने डीएनए के बारे में दी थी, तो उस व्यक्ति का नाम था वाटसन एवं क्रिक। क्या था, वाटसन एवं क्रिक। तो जी क्वेश्चन आप ध्यान रखना कि जो डीएनए होता है इसका पूरा नाम क्या होता है, डाइऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। यह एक कैसा पदार्थ है, तो ये एक आनुवांशिक पदार्थ है। अगला देखा, डीएनए का अवलोकन करता किसे कहा जाता है, कार्लसबर्ग को। मतलब संसार में डीएनए को सबसे पहले किस व्यक्ति ने देखा था, कार्लसबर्ग ने। वहीं पर डीएनए का जनक किसे कहा जाता है, तो वाटसन एवं क्रिक को। किसे कहा जाता है, वाटसन एवं क्रिक। तो आपने अभी वीडियो में देखा डीएनए के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आगे अपन देखते हैं डीएनए की संरचना, यानी डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो डीएनए की जो संरचना दिखती है वो दिखती है डबल हेलिक्स। क्या दिखती है, डबल हेलिक्स, या फिर आप बोल सकते हो स्टैंडर्ड। तो डबल स्टैंडर्ड यानी हिंदी में से अपन बोलते हैं द्विकुंडलित मॉडल। तो डीएनए की संरचना कैसी दिखती है, डबल हेलिक्स यानी द्विकुंडलीय मॉडल। तो ये द्विकुंडलीय मॉडल डीएनए का किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था, तो उस व्यक्ति का भी नाम क्या था, वाटसन एवं क्रिक। अभी अपन ने देखा इसके जस्ट पहले ही कि डीएनए का जो डबल हेलिक्स यानी डीएनए के बारे में सर्वाधिक जानकारी किस व्यक्ति ने दी थी, तो उसका नाम क्या था, वाटसन एवं क्रिक। और वाटसन एवं क्रिक ने ही डीएनए से संबंधित एक मॉडल तैयार किया था और उस मॉडल को नाम क्या दिया गया, डबल हेलिक्स या फिर डबल स्टैंडर्ड। और हिंदी में से क्या बोलते हैं, द्विकुंडलीय मॉडल। अब ये द्विकुंडलीय मॉडल कैसा दिखता है जो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था, तो उसकी हम आपको संरचना बना के बता रहे हैं। यहां पर देखना, तो ये मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था, किसने दिया था, तो ये अपन दिया था किसने, वाटसन एवं क्रिक ने। इसको अपन समझते हैं इस मॉडल को है क्या ये। यहां पर देखना ये जो मॉडल है ये क्या है, डबल हेलिक्स। तो ये दिया किसने था, वाटसन एवं क्रिक ने। अब इसकी संरचना के बारे में थोड़ा अपन समझते हैं। तो चलते अपन डीएनए की संरचना में। जो आप देख रहे हैं ये क्या है, डीएनए की संरचना। और ये कौन सा मॉडल है, डबल हेलिक्स मॉडल। कौन सा मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल। इसे अपन समझते हैं ये वास्तव में है क्या। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे अपन विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर देखना, जो आपको डीएनए में एक जी संरचना दिख रही है धागे नुमा, इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका बिल्कुल अच्छा बना कि डीएनए की जो ये परत होती है या उस परत को या डीएनए की जो धागे नुमा संरचना होती है इसे कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोटाइड। यहां पर देखना, इस आप सभी को पता नहीं होगा कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं। ये जो एक इस तरह से आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं फेरा। क्या बोलते हैं, डीएनए में फेरा। इंग्लिश में से बोलते हैं टर्न, TERN, टर्न। तो एक फेरा मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या है, न्यूक्लियोटाइड। आपको हम एक अच्छा क्वेश्चन बताते हैं। एक फेरे में या एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कितने न्यूक्लियोटाइड, 10 न्यूक्लियोटाइड। तो जी कितना हुआ, 10 न्यूक्लियोटाइड। जी अपन ने मान लिया कितना न्यूक्लियोटाइड है, 10। तो एक फेरे में या एक टर्न में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड। यहां पर देखना, यहां से लेकर यहां तक मतलब 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना, जो एंगस्ट्रॉम होता है ये दूरी का एक मात्रक होता है। तो यहां पर देखना, 2 न्यूक्लियोटाइड मतलब यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ एक न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना कि महत्वपूर्ण तथ्य है एग्जाम की दृष्टि से। लेकिन यहां से यहां तक न्यूक्लियोटाइड की कुल लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना इसको, 2 न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। लेकिन
न्यूक्लियोटाइडों की कुल लंबाई कितनी होती है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे अपन और चलते हैं तो आप एक चीज तो समझे कि न्यूक्लियोटाइडों कितने होते हैं, एक घेरे में या टर्म में 10 न्यूक्लियोटाइड, और यहाँ से यहाँ तक की कुल लंबाई कितनी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, और दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर देखना तो डीएनए की जो परत होती है, धागेनुमा संरचना होती है, उसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या है यहाँ पर देखना, जब न्यूक्लियोटाइड जिस स्थान पर आकर मिलते हैं, ये वो स्थान है जब न्यूक्लियोटाइड जिस स्थान पर आकर मिलते हैं उस स्थान को कहा जाता है क्रोमेटीन। क्या कहा जाता है क्रोमेटीन। थोड़ा और आगे देखते हैं, एक चीज आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन बेस। क्या चीज होती है नाइट्रोजन बेस। अब ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है वो हम आपको बता दें। यहाँ पर देखना डीएनए की जो परत होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है क्षारीय, मतलब जो डीएनए की परत होती है, आगे अपन देखते हैं तो अपन ने देखा न्यूक्लियोटाइड, क्रोमेटीन, एक चीज और इसमें देखते हैं नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस का अर्थ होता है कि डीएनए की जो प्रकृति यानी जो नेचर होता है वो कैसा होता है क्षारीय, मतलब इसका बेस कैसा होता है क्षार होता है। तो डीएनए का जो प्रकृति या जो नेचर होता है वो कैसा होता है बेस, यानी वो क्षारीय होता है। इसलिए क्षारीय होता है, इसलिए डीएनए में कुल कितने क्षारक पाए जाते हैं 4। ध्यान रखना ये बहुत पूछा जाता है क्षार से क्वेश्चन कि डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं 4। कितने क्षार 4। अब ये 4 कितने होते हैं तो पहले अपन थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड समझते हैं, ये क्षार होता क्या है। अरे ठीक है ना, तो यहाँ पर देखना थोड़ा सा बैकग्राउंड में आप यहाँ पर देखना पीछे, डीएनए जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, सामान्य रूप से दो चीजों से मिलकर बनता है। आगे हम बताएंगे और किससे मिलकर बनता, तो एक होता है न्यूक्लियोसाइड, अरे क्या न्यूक्लियोसाइड, और एक चीज इसमें मिला रहता है फॉस्फेट। क्या मिला रहता है फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता, एक न्यूक्लियोसाइड और एक फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें भी दो चीजें रहती, कौन कौन सी, तो एक रहता है उसमें शुगर, क्या रहता है शुगर, और एक रहता है नाइट्रोजन बेस। आपको हम ये थोड़ा बैकग्राउंड बता रहे हैं डीएनए का, किन किन चीजों से मिलकर बनता। तो डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना, पहले दो, न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड भी कितनी चीजों से मिलकर बना, दो, शुगर और नाइट्रोजन बेस। यानी न्यूक्लियोसाइड में कितनी चीजें रहती हैं, दो, एक शुगर रहता है और एक नाइट्रोजन बेस रहता है। अब यहाँ पर देखना थोड़ा सा फॉस्फेट क्या होता है, तो जी हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं। मानव के शरीर में ही एक तत्व रहता है, एक पिगमेंट रहता है जिसका नाम क्या है फॉस्फेट। फॉस्फेट अगर अपन थोड़ा सा समझें तो ये फास्फोरस का एक फॉर्मेट होता है जिसका नाम क्या है फॉस्फेट। अब ये शरीर के अंदर क्या करता है, तो थोड़ा सा हम आपको लॉजिक बताते हैं इसका। तो किसी भी चीज को जलाने में ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है जिसका नाम क्या है फॉस्फेट। क्यों करता है, आपने देखा होगा जब किसी व्यक्ति की चिता जलाई जाती है तो चिता जलाने के दौरान उस व्यक्ति में जो आग लगाई जाती है, किसी व्यक्ति में जल्दी आग पकड़ जाती है, किसी में नहीं पकड़ती है। उसका एक ही कारण है कि आपका शरीर जो है वो किससे मिलकर बना, छोटी छोटी कोशिकाएं। कोशिकाओं के अंदर ही क्या है, कोशिकांग बहुत सारे। एक कोशिकांग कौन सा है, केंद्रक। केंद्रक में ही क्या पाया जाता है डीएनए, और डीएनए के अंदर ही क्या पाया जाता है फॉस्फेट। तो जिस व्यक्ति के शरीर में फॉस्फेट की मात्रा अच्छी होती है उस व्यक्ति का शरीर आग को जल्दी पकड़ लेता है, और जिस व्यक्ति के शरीर में फॉस्फेट की मात्रा कम होती है उस व्यक्ति का जो शरीर होता है वो आग को बहुत ही कम मात्रा में पकड़ता है। इसलिए किसी व्यक्ति की जब चिता जलाई जाती है तो किसी व्यक्ति में जल्दी आग पकड़ ली जाती है। क्यों पकड़ ली जाती है, क्योंकि उसमें काहे की मात्रा अच्छी है फॉस्फेट की। और जिसको पता नहीं होता है वो व्यक्ति क्या बोलता है कि इसने कोई पाप किए हैं तभी तो आग नहीं लग रही। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप समझना क्या है कारण, डीएनए। मेन क्या है डीएनए, डीएनए के अंदर क्या है फॉस्फेट। फॉस्फेट अच्छा तो आग अच्छी। जैसे आप देखते हो माचिस की तीली, आप तीली जलाते तो माचिस पर क्या है फॉस्फोरस, क्या है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की वजह से ही तीली में क्या लगती है आग, तो वही तो है जो फॉस्फोरस का एक रूप क्या है फॉस्फेट।
तो इतना हम समझते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम आपको क्या बताना चाहते हैं, नाइट्रोजन बेस। तो उसके लिए थोड़ा सा डीएनए के बारे में बताएं। डीएनए कितनी चीजों से मिलकर बना, 2 न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। फॉस्फेट भी का कोई प्रकार नहीं होता, एक तत्व होता है जो शरीर के अंदर पाया जाता है, जिसका हमने आपको बता दिया है क्या करता है शरीर के अंदर। अगला क्या है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड 2 चीजों से मिलकर बना, शुगर और नाइट्रोजन बेस। अब आपसे पूछा जाएगा एक क्वेश्चन कि डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है। तो अभी अपन ने क्या देखा, डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबोज। तो डीएनए में कौन सा शुगर पाया जाता है, डाईऑक्सी राइबोज। जो आप देख रहे हो, ध्यान रखना, ये जीडी में पूछा गया भी क्वेश्चन है कि डीएनए में कौन सा शुगर, यानी शुगर का मतलब होता है शर्करा। तो कौन सी शर्करा पाई जाती है डीएनए में, डाईऑक्सी राइबोज। अरे समझ रहे। अब आगे अपन देखते हैं नाइट्रोजन बेस, जो हम आपको बता रहे थे। तो डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, डीएनए की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। क्षारीय क्यों होती है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस पाया जाता है। और जो नाइट्रोजन बेस होता है उसमें 2 पाए जाते हैं। कितने नाइट्रोजन बेस, 2। यहाँ पर देखना, एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है जिसका नाम क्या है, प्यूरीन। क्या है, प्यूरीन। और एक नाइट्रोजन बेस पाया जाता है जिसका नाम है पायरेडिनिन। कौन सा नाइट्रोजन बेस, पायरेडिनिन। यहाँ पर देखना, प्यूरीन नाइट्रोजन बेस है, इसमें 2 प्यूरीन पाए जाते हैं। तो आपने समझा नाइट्रोजन बेस कितना होता है, 2। एक होता है डीएनए में प्यूरीन और एक होता है पायरेडिनिन। प्यूरीन भी 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक होता है एडेनिन, ये बेस या क्षार जरूर याद रखना, और एक होता है ग्वानिन। कौन सा होता है, ग्वानिन। पायरेडिनिन में भी देखें तो इसमें भी 2 होते हैं। एक होता है थायमिन और एक होता है साइटोसिन या साइटोसिन, एक ही नाम है दोनों। यहाँ पर देखना, प्यूरीन में कितने, 2, एडेनिन और ग्वानिन। पायरेडिनिन में कितने, थायमिन और साइटोसिन। तो ये आपको याद रखने हैं। डीएनए में 4, सामान्य रूप से 4 ही हैं। ये याद ना हो चल जाएगा, लेकिन हमने आपको और बैकग्राउंड समझा दिया। तो डीएनए में 4 बेस होते हैं, 4 क्षार होते हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। अब इनकी भूमिका इसमें द्विकुंडलीय मॉडल में क्या है, क्या बताया है वाटसन ने कि एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये क्यों बताया है इसमें, ये अपन थोड़ी जानकारी इधर देखते हैं। यहां पर देखना, तो देखते हैं अपन ने देखा डीएनए में कितने क्षार पाए जाते हैं, 4। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। इन्हें आप याद कैसे रखेंगे, तो हम थोड़ी सी आपको ट्रिक बता रहे हैं इसको याद करने की। यहाँ पर देखना, इसको याद करने की बहुत ही लाजवाब ट्रिक बनाई हमने, आप ध्यान रखना। देखो, एजी क्या याद रखना, एजी। ए से मतलब एडेनिन, जी से मतलब ग्वानिन, टी से मतलब थायमिन और सी से मतलब साइटोसिन। जैसे जब एक पत्नी अपने पति से पैसे मंगाती है तो क्या बोलती है, एजी। क्या बोलती है, एजी। अरे क्या बोलती है, एजी। एजी का मतलब समझ गया, तो जो पुरुष है वो खुश हो गया। अरे समझ गए, लड़का खुश हो गया। लेकिन लड़की क्या बोलती है, एजी। एजी का मतलब आखिर क्या होता है, अबेगदा। क्या होता है, अबेगदा। तो इसका मतलब लड़का नहीं समझ पाता है, बस एजी बोल दिया, जितने पैसे होंगे सब दे देगा। तो आप ट्रिक याद रखना, क्या है, एजी। फिर यहाँ से क्या रखना, टीसी। तो डीएनए में कितने क्षार, ए से एडेनिन, जी से ग्वानिन, टी से थायमिन और सी से साइटोसिन। अब अपन इसे कैसे जमाएंगे, तो यहाँ पर देखना, ये आपको जो दिख रहे हैं, ये क्या है, बॉन्ड, जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोला जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड का कार्य क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व से जब जो जुड़ता है और उन्हें जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर आप समझना इतना कि इन क्षारों को, जो अपने 4 क्षार पड़े हैं ना, इन क्षारों को जो जोड़ता है वो कौन जोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर देखना, इधर यहां से क्वेश्चन कैसे आते, तो एडेनिन किससे जुड़ा, थायमिन से। किस बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से। अगर 2 है तो क्या बोलेंगे, डबल, 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखना, एडेनिन थायमिन से जुड़ा डबल बॉन्ड से, वहीं पर ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा ट्रिपल बॉन्ड से। तो क्वेश्चन आता है कि डीएनए और आरएनए में जो क्षार होते हैं वो किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो आंसर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जो डबल बॉन्ड होता है ये किससे जोड़ता है, एडेनिन को किससे जोड़ता है, थायमिन से। तो जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन को किस बॉन्ड से जोड़ता है,
तो ट्रिपल बॉन्ड से। तो ये 2 क्वेश्चन ध्यान रखना आप मजबूत, और ये पूरा माइंड में आपके जाना चाहिए कि जो एडेनिन होता है वो किससे जुड़ा होता है, थायमिन से डबल बॉन्ड के साथ, तो गुआनिन जो जुड़ा होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के साथ। तो चलते हैं, आपको वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो थोड़ा सा आप सहयोग प्रदान करें जिससे हम और भी कंसेप्ट आपको बता सकें। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब। तो चलते हैं, पढ़ते हैं अपन। डीएनए अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, अब आगे अपन देखते हैं आरएनए। आरएनए क्या करता है, डीएनए थोड़ा सा बता दें तो जो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, सीधी सी बात है। जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन शरीर के अंदर कौन देता है, डीएनए देता है। कौन देता है, डीएनए। और डीएनए में कितने क्षार होते हैं, किससे मिलकर बना होता है, ये सब जानकारी अपन ने देख ली। अब अपन विस्तार से समझते हैं आरएनए। तो पहले तो अपन जानते हैं आरएनए होता क्या है। तो आरएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है राइबोज, देखना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी आपने देखा था डीएनए का पूरा नाम डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, डाईऑक्सी राइबोज। लेकिन आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन, आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोज। अब आरएनए क्या करता है, तो पहले अपन देखते हैं डीएनए को सबसे पहले देखा किसने, कार्लसबर्ग ने, इसलिए अवलोकन करता डीएनए का किसे कहा जाता है, कार्लसबर्ग को। लेकिन आरएनए की बात करें तो आरएनए के जो खोजकर्ता थे इनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। क्या था, ध्यान रखना इनका नाम। आरएनए के बारे में सर्वाधिक जानकारी किस व्यक्ति ने दी, फ्रेडरिक मिशर ने, इसलिए आरएनए का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक मिशर को। अरे किसे कहा जाता है, फ्रेडरिक मिशर को। वहीं पर अपन देखें आरएनए का महत्वपूर्ण कार्य क्या है। जैसे आपने देखा डीएनए का शरीर के अंदर महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि जी जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन देता है, एक पीढ़ी के गुण व लक्षण को दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो जरूरी नहीं है जो हमारी संतान है वो भी जीएस का मास्टर बने, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि डीएनए हमारी कोशिकाओं में जमा हुआ है, लेकिन जो जीएस है जो हम पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं वो हमारे मस्तिष्क में है। इसलिए पहलवान का बेटा 100% कभी पहलवान नहीं बनता, क्योंकि पहलवानी उसकी कोशिकाओं में है ना कि मस्तिष्क में। अगर उसकी पहलवानी मस्तिष्क में भरी जाती तो पहलवान का बेटा पहलवान, पहलवान का बेटा पहलवान, ऐसे इस तरह से पीढ़ी नहीं बढ़ पाती। तो एक चीज तो समझे, तो जो डीएनए होता है वो जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन यानी आनुवंशिकी लक्षणों को बताता है। लेकिन आरएनए क्या करता है शरीर के अंदर, यहाँ पर देखना, तो आरएनए का फंक्शन यानी जो कार्य होता है वो क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण करना या प्रोटीन का संश्लेषण करना। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना प्रोटीन क्या होता है। तो प्रोटीन काफी जटिल यौगिक होते हैं, मतलब कहने का ऐसा है कि प्रोटीन जो होते हैं, जो कुछ भी आप खा पी रहे हो उसमें क्या है, प्रोटीन, लेकिन उसका शरीर के अंदर निर्माण कौन कर रहा है, आरएनए, जिसे आप बोलते हो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब ये कैसे करता है शरीर के अंदर निर्माण आरएनए प्रोटीन का, वो अपन थोड़ी चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको आरएनए की संरचना बता देते हैं। अभी अपन ने देखा डीएनए की संरचना, अब अपन देखते हैं आरएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा था, डबल हेलिक्स, लेकिन आरएनए शरीर में कैसा दिखता है, इस तरह से, मतलब सिंगल हेलिक्स, मतलब सिंगल स्टैंडर्ड या एकल कुंडलित। किसकी संरचना होती है, आरएनए की। कैसे होती है, जो अपन ने देखा, यहाँ पर देखना, इधर भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, इधर भी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें इस तरह से होता है। और डीएनए में आपने अभी पिछले देखा था। अब इसमें क्षार भी पाए जाते हैं, जैसे डीएनए में 4 क्षार पाए जाते हैं, उसी तरह आरएनए में भी कितने क्षार पाए जाते हैं, 4। कौन कौन से पाए जाते हैं वो अपन देखते हैं। यहाँ पर देखना, थोड़ा सा एक बार आपका रिवाइज करवा दें, 2 मिनट लगेंगे। यहाँ पर देखना डीएनए में कौन सा होता है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। आरएनए में अब देखो आप, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, सिर्फ एक क्षार का अंतर रहता है, इसलिए डीएनए और आरएनए में अंतर देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर डीएनए में होता है थाइमिन, और ये रेलवे ने कई बार पूछा, आप गिनती नहीं कर सकते इसकी। डीएनए में कौन सा क्षार, थाइमिन, लेकिन डीएनए में जो थाइमिन क्षार पाया जाता है उसका स्थान आरएनए में बदल जाता है। बाकी 3 आपको सेम नजर आएंगे, एडेनिन इसमें तो एडेनिन इसमें, ग्वानिन इसमें तो ग्वानिन इसमें, साइटोसिन इसमें तो साइटोसिन इसमें। लेकिन डीएनए में क्या पाया जाता है, थाइमिन, वहीं पर आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। ध्यान रखना, डीएनए में कौन सा क्षार, थाइमिन,
इस आरएनए में कौन सा क्षारक, यूरेसिल, कौन सा, यूरेसिल। अब ये जुड़ता कैसे, तो आपने देखा डीएनए में एडेनिन थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन के बॉन्ड के द्वारा। वैसे इसमें कहानी है कि एडेनिन ग्वानिन से एडेनिन यूरेसिल से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा और ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। बस यहाँ पर देखना, तो जो एडेनिन है किससे जुड़ा रहेगा, थाइमिन से। आरएनए में बता रहे हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, तो जो ग्वानिन होता है वो साइटोसिन से कैसे, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। तो ये किसकी संरचना हुई अपनी, आरएनए की संरचना। किसकी संरचना, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब अपन आगे चलते हैं आरएनए के बारे में, आगे चलते हैं अपन आरएनए के बारे में। और बताने से पहले आपको हम बता देंगे, आप इसके बाद अपन को क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ आरएनए, मतलब आरएनए के प्रकार। तो शरीर के अंदर भी डीएनए आरएनए रहते हैं, तो डीएनए अपन ने विस्तार से समझ लिया। अब आरएनए देखते, तो आरएनए देखें अगर, तो आरएनए मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अरे जी कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। एक आप पढ़ते आए हो जिसे अपन बोलते हैं एमआरएनए। अब ये होता क्या है, हम आपको सब विस्तार से बताएंगे। एक कौन सा आरएनए होता है, एमआरएनए। एक जो आरएनए होता है वो कौन सा, टीआरएनए। अरे कौन सा, टीआरएनए। और एक जो आरएनए होता है उसे बोलते हैं आरआरएनए। कौन सा होता है, आरआरएनए। इन तीनों को अपन विस्तार से समझते हैं, आप समझने का प्रयास करना। तो देखते हैं अपन इनके बारे में। आरएनए 3 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है, एम। अब ये करता क्या है शरीर के अंदर, तो यहाँ पर देखना, आप सभी जानते हैं कि आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है, प्रोटीन का निर्माण करना। अरे किसका निर्माण करना, प्रोटीन का निर्माण। अब आप सभी जानते हैं जो आप खाद्य पदार्थ या भोजन ग्रहण करते हो उसमें एक चीज मिली रहती है, एक अम्ल पाया जाता है उन भोज्य पदार्थों में जिसे कहा जाता है अमीनो अम्ल। थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दें, तो जो आप खाना खा रहे हो उसमें एक अम्ल रहता है, एसिड रहता है, जिसका नाम क्या है, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। ये होता क्या है, तो ये प्रोटीन की एक इकाई होती है, यानी प्रोटीन की एक यूनिट कहलाती है, जिसे अपन बोलते हैं अमीनो अम्ल। अब यूनिट क्या होता है, तो ऐसी कोई चीज जो छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है उसे अपन यूनिट या इकाई बोलते हैं। तो प्रोटीन क्या होता है, जो प्रोटीन होता है वो छोटे छोटे कई अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। और कितने अमीनो अम्ल से बनकर बना होता है प्रोटीन, तो आप यहाँ पर देखना, जो अपना एक प्रोटीन शरीर के अंदर बनता है वो बनता है 20 अमीनो अम्ल से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एक प्रोटीन बराबर कितना अमीनो अम्ल, तो एक प्रोटीन बराबर होता है 20 अमीनो अम्ल। मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रोटीन की इकाई होती है वो क्या होती है, अमीनो अम्ल। क्योंकि छोटे छोटे अमीनो अम्ल 20 अमीनो अम्ल से मिलकर ही शरीर के अंदर क्या बनता है, एक प्रोटीन। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं, ये समझा कि अमीनो अम्ल क्या होता है। तो जो खाना खाते हैं कोई, उसमें क्या मिला है, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन की इकाई क्या कहलाती है, अमीनो अम्ल। क्योंकि 20 अमीनो अम्ल से मिलकर एक प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। थोड़ा सा अपन समझे, देखो मानव के शरीर में 10 अमीनो एसिड पहले से ही उपस्थित होते हैं, लेकिन वो 10 कहां से लाता है, तो 10 कहां से आते हैं, जो उसने भोजन ग्रहण किया है, यानी जो भोज्य पदार्थ ग्रहण किया है उससे 10 निकल गए, तो शरीर के अंदर कितने मिल गए, टोटल कितने, 20। इसलिए हम बोलते हैं एक प्रोटीन बराबर कितना, 20 अमीनो अम्ल। 10 पहले से उपस्थित हैं और 10 उसने भोज्य पदार्थों के द्वारा ग्रहण कर लिए, टोटल कितने हो गए, 20। अब हम समझते हैं आरएनए के प्रकार। तो आरएनए होता है 3, एक होता है एमआरएनए। ये क्या करता है, इसे कहा जाता है मैसेंजर आरएनए। कौन सा आरएनए, मैसेंजर। इसे क्यों मैसेंजर कहा जाता है, ये अपन देखते। इसे कहा जाता है ट्रांसफर आरएनए। अरे जी कौन सा, ट्रांसफर आरएनए। और एक कौन सा था, आरआरएनए। इसे बोला जाता है राइबोसोमल। राइबोसोमल भी आप बोल सकते हो, राइबोसोम भी बोल सकते हो, राइबोसोमल या राइबोसोम। ये होते क्या है, शरीर के अंदर ये क्या करते हैं वो अपन समझते। अब यहाँ पर देखना आप थोड़ी, जैसे ही आपने कोई भोज्य पदार्थ ग्रहण किया, क्या खाया आपने, खाना खाया, तो खाना जैसे ही खाया तो शरीर के अंदर कौन देखे रहता है कि आपने खाना खा लिया, और खाना में क्या है, अमीनो अम्ल। तो उसे कौन देखे रहता है, एमआरएनए। और जैसे ही खाना खाते हो शरीर के अंदर खाना पहुंचता, तो एमआरएनए तुरंत देखता, अरे खाना आ गया है, इसमें अमीनो अम्ल आ गए, तुरंत वो अमीनो अम्ल निकालकर अपने पास रख लेता है। अब उसने रख लिए, शरीर के अंदर पहुंचाए तो नहीं, लेकिन पहुंचाने का कार्य कौन करता है,
तो अमीनो अम्ल की पहचान कौन सा आरएनए करता है? मैसेंजर आरएनए, जिसे बोलते हैं एमआरएनए। अब इसने रख लिए अपने पास अमीनो अम्ल, वो 10 अमीनो अम्ल जो भोज्य पदार्थ से मिले थे। अब शरीर के अंदर पहुंचाएगा कौन? तो उसके लिए बुलाता है अपने चाचा को। चाचा कौन है? टीआरएनए। तो एमआरएनए बोलता है अपने चाचा से टीआरएनए, जिसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, कि हमने भोज्य पदार्थ से अमीनो अम्ल निकाल लिए, इन्हें अब आप ले जाकर शरीर में ट्रांसफर कर दो। तो टीआरएनए उन अमीनो अम्ल 10 अमीनो अम्ल को उठाकर शरीर में ले जाता है, और जहां जहां शरीर में प्रोटीन की कमी होती है वहां पर टीआरएनए उन अमीनो अम्ल को पहुंचा देता है। तो जहां पर प्रोटीन की कमी होती है वहां पर अमीनो अम्ल को पहुंचा देता है कौन सा आरएनए? टीआरएनए। अब क्या हुआ? अब जो पहुंचा दिया तो अब आरआरएनए का कार्य क्या होता है? तो जब शरीर में 10 पहले से ही अमीनो अम्ल थे, 10 किसने दे दिए? टीआरएनए ने, तो कितने हो गए? 20। और जैसे ही 20 अमीनो अम्ल शरीर में बन गए तो कितना प्रोटीन बना? एक प्रोटीन। और एक प्रोटीन बनाया किसने? आरआरएनए। क्योंकि हमने आपको बताया था कि आरएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो वही तो है, आरएनए ही आर का भाग है। मतलब राइबोसोमल क्या करता है? शरीर के अंदर ही प्रोटीन का निर्माण कर देता है। पहचाना किसने? एमआरएनए। अमीनो अम्ल की पहचान किसने की? एमआरएनए ने। अब इसने तो भोजन से निकाल कर 10 रख लिए, उन्हें शरीर में डालेगा कौन? आगे कौन भेजेगा? तो कौन भेजता है? टीआरएनए भेज दिए। अब उनका निर्माण कौन करेगा? तो आरआरएनए। तो हम इतना समझते हैं कि आपको समझ में आ, तो हम समझते हैं कि जितना हमने आपको समझाया, आपको इससे ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा, किताबों में भी नहीं मिलेगा, जितना हमने आज आपको बताया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक व्यक्तियों तक इस वीडियो को शेयर करें, जिससे इससे अच्छी और वीडियो हम आपके लिए बढ़ा सकें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारे लिए काफी बहुत अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो